भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीपीय देश पड़ता है ईस्ट अफ्रीका में। वहां भारतीय मूल के लोगों की तादाद लगभग 70% है, इसलिए उसे मिनी इंडिया कहा जाता है। अक्टूबर 2024 में मिस्टर मुस्टैश नाम के टिकटॉक अकाउंट ने यहां के रसूखदार लोगों के ऑडियो टेप लीक करना शुरू कर दिए। इसमें देश के बड़े अफसर, पत्रकार और नेता भी शामिल थे। इस लीक ने कई लोगों को एक्सपोज किया। पूरे देश में हड़कंप मचा। 2 हफ्तों में देश में चुनाव होने थे, इसलिए आनन फानन में प्रधानमंत्री ने पूरे देश में सोशल मीडिया ही बैन कर डाला। लोगों ने कहा प्रधानमंत्री का भी ऑडियो लीक हो सकता था, इसलिए वो ये प्रतिबंध लगा रहे हैं। 10 नवंबर को इस देश में वोटिंग हुई और सोशल मीडिया बैन करने वाले प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। जानकारों ने फोन कॉल लीक कांड को वजह बताई। हार इतनी बुरी हुई थी कि जो शख्स 8 साल पीएम रहा, वो चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया। मिनी इंडिया के नाम से आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की। हारने वाले पीएम का नाम है प्रविंद जुगनाथ। चुनाव में जिनकी जीत हुई है वो हैं नवीन राम गुलाम। प्रधानमंत्री मोदी ने राम गुलाम को जीत पर बधाई दी है और उन्हें भारत आने की दावत भी। भारत मॉरिशस का दशकों से सहयोगी रहा है। ब्रिटेन से चागोस द्वीप समूह दिलवाने में भी हमने उनकी मदद की थी, इसलिए इस चुनाव पर भारत की भी बारीकी से नजर थी। तो आज के शो में हम जानेंगे मॉरिशस की नई सरकार भारत के लिए कितनी मुफीद है, नवीन राम गुलाम कैसे जीते, उनकी कहानी क्या है। चुनाव की बात खत्म होने के बाद चर्चा करेंगे अगालेगा द्वीप की। ये द्वीप भी मॉरिशस का हिस्सा है। आरोप लग रहे हैं कि भारत यहाँ एक स्पाई स्टेशन खोल रहा है, जिससे चीन पर नजर रखी जा सके। जानेंगे इसका पूरा तिया पांचा। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodent K, Higher and I10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सबसे पहले जानिए 2 जरूरी सूचनाएं। नंबर 1, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सज रहा है लल्लन टॉप अड्डा। तारीख 22, 23, 24 नवंबर। तीनों दिनों का टिकट 499 रुपए का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, चल रही है लल्लन टॉप चुनाव यात्रा। टीमें कर रही हैं दौरा झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का। जानने चुनावी तापमान तो देखिए हमारे तमाम चैनलों पर हमारी इलेक्शन कवरेज। अब शुरू करते हैं दुनियादारी। जहां आज चर्चा मॉरिशस में हुए चुनाव की, पहले मॉरिशस की बेसिक बातें जान लीजिए। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा समझिए कि यहाँ 3 बेंगलुरु शहर बसाए जा सकते हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। जनसंख्या 12 लाख के आसपास है। 48% हिंदू, 32% ईसाई और लगभग 18% मुस्लिम है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक मॉरिशस के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस में संसदीय लोकतंत्र है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। असली ताकत उन्हीं के हाथ में होती है, जबकि राष्ट्रपति डेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इस समय प्रविंद जुगनाथ देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्हीं के चुनाव में बुरी तरह हार हुई है। राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। अब मॉरिशस का इतिहास समझ लेते हैं एकदम ब्रीफ में। 10वीं सदी में अफ्रीका और अरब से लोग वहां पहुंचे, मगर स्थायी तौर पर नहीं बसे। फिर 1510 में पुर्तगाली खोजी पेद्रो मैस्किनहास की एंट्री हुई, मगर उनका भी रुकने का इरादा नहीं था। उन्होंने भी अपनी कॉलोनी नहीं बसाई। पुर्तगालियों के जाने के बाद 1598 में डच पहुंचे। उन्होंने अपने राजा प्रिंस मॉरिस के नाम पर उस जगह का नाम रखा मॉरिशस। पहला उपनिवेश डचों का ही था, मगर वे भी लंबे समय तक नहीं टिके। 1710 तक उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। फिर 1715 का साल आया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मॉरिशस का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। उसने चीनी बनाने के लिए फैक्ट्रियां खोली। अफ्रीकी देशों से गुलाम मॉरिशस भेजे गए। इससे फ्रांस को मोटा मुनाफा होने लगा। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई। 5 वर्ष बाद फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा खत्म कर दी गई। इस समय तक फ्रांस घरेलू और बाहरी लड़ाइयों में घिर चुका था। उसके लिए शासन चलाना मुश्किल होने लगा था। फिर 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटेन का हमला हुआ। उसने फ्रांस को हरा दिया। 4 वर्ष बाद पेरिस की संधि हुई। इसके तहत फ्रांस बाहर निकल गया। मॉरिशस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। उसका कंट्रोल 1968 तक बना रहा। फिर मॉरिशस आज़ाद हो गया। शिवसागर राम गुलाम आज़ाद मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने। अब समझते हैं हालिया चुनाव का गणित। मॉरिशस की संसद में कुल 70 सीटें हैं। 62 के लिए चुनाव होते हैं। 8 सीट रिजर्व हैं। यहाँ 3 बड़ी पार्टियां हैं। पहली, मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ की पार्टी मिलिटेंट सोशलिस्ट मूवमेंट MSM है। इनकी इस चुनाव में 0 सीट आई हैं। दूसरी है रोड्रिक्स पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नेता हैं फ्रांसिस्को फ्रांसवा। इन्होंने 2 सीटें जीती हैं। और तीसरी है लेबर पार्टी, जिनके नेता हैं नवीन राम गुलाम।
इन्होंने इस चुनाव में 60 सीटें जीती हैं। इस बम्पर जीत के बाद नवीन राम गुलाम देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब नवीन राम गुलाम की कहानी क्या है? नवीन राम गुलाम के पूर्वज 18वीं सदी में बिहार से मॉरिशस आए थे। उनके पिता शिवसागर राम गुलाम देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हें देश के फाउंडिंग फादर का लकब मिला। 15 जुलाई 1947 को नवीन राम गुलाम की पैदाइश हुई। जुलाई 1979 में उनकी शादी वीना ब्रिजमोहन से हुई। वो मॉरिशस की थी लेकिन पढ़ाई लंदन में कर रही थी। दोनों ने शादी के बाद लंदन में ही रहने का फैसला किया। फिर आया साल 1985। इस साल 15 दिसंबर को उनके पिता शिवसागर राम गुलाम की मौत हो गई। नवीन अब भी देश वापस नहीं लौटना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें मनाया। फिर वो मॉरिशस लौटे और लेबर पार्टी की कमान संभाली। 1991 से 1995 तक विपक्ष के नेता रहे। पहली बार दिसंबर 1995 में देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री बने रहे। 2014 के बाद से उनकी पार्टी संसद में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। इस बार चुनाव में उन्हें बम्पर जीत मिली है। 62 में से 60 सीट उन्हें ही मिली हैं। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य से पूछा, इस जीत की क्या वजह रही है? देखिए, इस बार जो इलेक्शन हुआ, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके ये बहुत ही मतलब इट्स लाइक अ सुनामी, जिस तरीके से प्रवीण जुगनाथ का हार हुआ है। लेकिन आप अगर एक महीने पहले ही चले जाएंगे, प्रवीण जुगनाथ उन्होंने काफी एक बड़ा सा बहुत सालों से जो चल रहा था लीगल बैटल, वो मॉरिशस की चागोस आइलैंड को लेके, उसको उन्होंने उस जीत दिलाई थी। और चागोस आइलैंड मॉरिशस को मिला है यूके से, तो उनको पता मालूम भी नहीं हुआ होगा कि वो हार सकते। लेकिन फिर भी अगर हार गए हैं तो बिल्कुल देर आर कुछ तो वजह है। मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह जो है वो है इन्फ्लेशन की। देखिए, ऐसे तो मॉरिशस का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, 6.5 से 7% के पास है। और उनका जो पर कैपिटा जीडीपी है वो भी $10,000 की बगल आसपास है। तो ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। और ये कंट्री ऐसा है जो कोविड के बाद बहुत जल्दी से रिकवर भी किया था। लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा था कि नहीं, प्राइसेस आर स्टिल वेरी हाई, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी हालांकि उन्होंने बहुत कुछ प्रॉमिस किए थे। उन्होंने बोला था कि हम आगे जाके पेंशन बढ़ा देंगे, हम आगे जाके मिनिमम वेज बढ़ा देंगे। लेकिन फिर भी वो सब ऑपोजिशन ने भी दावा किया था। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में देखिए हार जीत लगी रहती है। और ये एक अच्छा सा डेमोक्रेसी है, स्टेबल डेमोक्रेसी है। 10 साल तो उन्होंने राज किया था। तो मुझे लगता है एक चेंज जो है ये एक अच्छा स्टेबल इंडिकेटर भी है। चेंज ऑफ गवर्नमेंट इज अ इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और एक दूसरा इशू जो है आई थिंक, और एक छोटा सा मुद्दा है ये क्राइम, जो ड्रग रिलेटेड क्राइम मॉरिशस में अभी के एक सर्वे में बताया कि 18 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अभी क्राइम और ड्रग रिलेटेड क्राइम में इन्वॉल्व है। अब समझते हैं इस चुनाव में मुद्दे क्या रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कॉस्ट ऑफ लिविंग का था। कोविड के बाद से देश में महंगाई बढ़ गई थी, खास तौर पर पेट्रोल की कीमतें। इसे लेकर देश में आंदोलन भी हुआ था, लेकिन कीमतें कम नहीं हो रही थी। नवीन राम गुलाम ने इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। दूसरा बड़ा मुद्दा ड्रग्स की बढ़ती लत बनी। अफ्रो बैरोमीटर अफ्रीका में काम करने वाली संस्था है। वो लोगों से बात करके सामाजिक मुद्दों पर डेटा तैयार करती है। जुलाई 2024 में अफ्रो बैरोमीटर के डेटा के मुताबिक दूसरा बड़ा चुनावी मुद्दा यही बना था। तीसरा बड़ा मुद्दा करप्शन बना। प्रवीण जुगनाथ के कार्यकाल में करप्शन से जुड़ी कई खबरें आती रहीं, लेकिन वो उन पर एक्शन लेने में कामयाब नहीं रहे। चौथा बड़ा मुद्दा फोन कॉल लीक बना, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अक्टूबर 2024 में मिस्टर मुस्टैश नाम के टिकटॉक अकाउंट ने 20 प्रभावशाली लोगों के फोन कॉल लीक किए। एक लीक ऑडियो में एक पुलिस वाला किसी फॉरेंसिक डॉक्टर से बात करता सुना जा सकता था। पुलिस वाला डॉक्टर से किसी व्यक्ति की फॉरेंसिक रिपोर्ट बदलने की बात कह रहा था। उस व्यक्ति की मौत पुलिस की कस्टडी में हुई थी। ये मामला और आगे बढ़ता, इससे पहले ही पीएम प्रवीण जुगनाथ ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। कहा, ये ऑडियो फेक हैं, इन्हें एआई से बनाया गया है। हमने समीर भट्टाचार्य से पूछा, ये ऑडियो लीक वाला मामला क्या था? ये चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा था? आई थिंक अगर आप इन्फ्लेशन वाला मुद्दा और ये क्राइम वाला मुद्दा को हटा दे तो ये ही सबसे बड़ी मुद्दा थी। ये जो करप्शन और एक मॉरिशस, मैंने आपको बताया, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। इस कंट्री के लोगों के लिए ये जो ट्रांसपेरेंसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी 2022 में भी एक ऐसा ही स्कैंडल हुआ था, बट इस बार का जो स्कैंडल है ना, इसमें जैसे आपने बताया पुलिस ऑफिसर वो इन्वॉल्व है, वो बोल रहे हैं कि आप रिपोर्ट बदल दो। बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जुगनाथ, उनकी वाइफ कविता जुगनाथ, उनका भी वीडियो में आया, उनका भी उस लीक में आया है कि
कि वो बोल रहे हैं कि ही शी इज नॉट हैप्पी कि हमारा इंडियन जो मिनिस्ट्री है और यूके जो मिनिस्ट्री है वो लोग अपोजिशन से मिल रहे हैं। तो ये सब लोगों को लगा है कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है ये और उसके बाद क्या हुआ था, हालांकि हमारे जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो प्रवीण जुगनाथ की गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि ये कोई एआई का काम है, ये कोई मास्टर्ड ऑडियो टेप है, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन क्या फेक है क्या ओरिजिनल है वो जब तक पता चलेगा तब तक तो सब हो चुका है। उन्होंने उसको रोकने के लिए उन्होंने और भी एक ड्रास्टिक स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया, इंटरनेट को बैन कर दिया। एक नेक्स्ट डे पे ही वो फिर से रिन्यू हो गया था, लोग फिर से इंटरनेट चालू हो गया था। लेकिन वो भी ऐसा कदम लेना एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। भारत और मॉरिशस के बीच संबंध दशकों पुराने हैं। अब यहाँ सत्ता परिवर्तन हो रही है। हमने समीर से पूछा कि क्या इस सत्ता परिवर्तन से भारत पर फर्क पड़ने वाला है। कुछ ही दिनों पहले मालदीव्स और श्रीलंका में जैसे सत्ता बदल हुआ था, और मालदीव्स में मुइज्जू जो कि प्रो चाइना माना जाता है, और श्रीलंका में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अनुरा दशनायके का आया है, उसी के चलते इंडिया के साथ काफी कुछ फिर से रिश्ता ठीक हो रहा है और हो भी जाएगा। लेकिन ये एक सवाल है कि इधर भी तो गवर्नमेंट बदला है, क्या ये भारत पे इम्पैक्ट करेगा? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया ये बहुत पुराना रिलेशन है, इंडिया मॉरिशस का रिलेशन। इस रिलेशन का सबसे बड़ा बेस ये है इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो ओरिजिन के लोग, इंडेंचर्ड लेबर्स जो मॉरिशस में बसे हुए हैं, वो इंडिया के लिए वो दे आर वेरी मतलब हमारा ये एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड इतने जल्दी एक गवर्नमेंट चेंज होने से नहीं चेंज होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी जो बने हैं राम गुलाम जी, ये पहली बार नहीं बन रहे प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भी ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनके साथ ऑलरेडी इंडिया का वर्किंग रिलेशन है। तीसरी बात ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले इसी साल की अप्रैल में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, वो मॉरिशस में गए थे, जाके इनसे मिल के आए थे। और कोविड के टाइम पे भी एक बार इनका बहुत तबीयत खराब हुआ था और उनको लाके दिल्ली के एम्स में ही ट्रीटमेंट किया गया था। तो इनका गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन ही इज ऑल्सो वेरी प्रो इंडिया। इनके साथ इंडिया का पुराना रिलेशन है, इंडिया काफी बार विजिट कर चुके हैं। और इंडिया ने भी इन लास्ट फ्यू इयर्स, ये 2021 से लेके 24 तक इंडिया ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है मॉरिशस में। अब अगालेगा द्वीप विवाद के बारे में जान लेते हैं, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अगालेगा द्वीप 12 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर चौड़ा द्वीप है, जो मॉरिशस के मुख्य द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर मौजूद है, और यहाँ लगभग 300 लोग रहते हैं। 2015 में मॉरिशस ने भारत के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत भारत यहाँ 3000 मीटर लंबी एक हवाई पट्टी बनाने वाला था। ये समझौता दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ते सहयोग के तहत हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के कुछ निवासी कह रहे हैं कि ये द्वीप एक सैन्य अड्डा बन जाएगा। कुछ इसे भारत का सर्विलांस स्टेशन बता रहे हैं। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, इसे ही काउंटर करने के लिए ये स्पाई स्टेशन यहाँ बनाया जा रहा है। हमने समीर से पूछा अगालेगा द्वीप का विवाद क्या है, क्या वाकई भारत यहाँ स्पाई स्टेशन बना रहा है। कि इंडिया का एक नेवल बेस बनाने की बात बहुत दिनों से चल रही थी, और वो बेस बहुत दिनों से 2005 या उससे भी पहले से बात चल रही थी। अभी जाके वो बेस बना है, एक नेवल बेस बना है। इससे पहले इंडिया का एक नेवल बेस था, लेकिन वो रेयूनियन आइलैंड जो फ्रांस के है उसमें था, और वो इंडिया का नहीं था, वो फ्रांस का था। इंडिया का उनके साथ फ्रांस के साथ एक समझौता था। ये वाला जो है ये इंडिया का खुद का बेस है। तो इससे क्या होगा, इससे जो उस रीजन का जो नेवल सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी में बहुत इम्पैक्ट होगा। उसमें जो एक पोर्ट बनेगा तो मॉरिशस के लिए भी वो अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर वो आप नेवल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करेंगे, नेवल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए देयर विल बी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग। तो अगर कुछ दिख रहा है, कुछ गलत शलत एक्टिविटी दिख रहा है, या फिर कोई बोट्स दिख रहे हैं जो कि इलीगल है, तो एक मॉरिशस और इंडियन पुलिस एक दूसरे को वो बताएंगे, नेवी जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग को आप स्पाइंग नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है ये स्पाइंग का आरोप पूरा गलत है। और बट हाँ, इंडिया का एक बेस बना है, और इंडिया का खाली नेवल बेस ही नहीं, उस रीजन पे ये अगालेगा आइलैंड को रिलेटेड ही और भी कम से कम 10 प्रोजेक्ट, जो इंडिया की सागर प्रोजेक्ट है, उस सागर प्रोजेक्ट की अंतर्गत बहुत सारे और भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है।
तो इसमें मुझे लगता है कि जस्ट गवर्नमेंट चेंज हुआ है इंडिया मॉरिशस के वही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप में कोई भेद आएगा। कुछ भी चेंज नहीं आएगा और ये स्पाइंग का जो आरोप है ये बिल्कुल ही गलत है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। आज की पहली सुर्खी कनाडा से जुड़ी है। हमने 8 नवंबर की दुनियादारी में बताया था कि एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया टुडे है उसे कनाडा में बैन कर दिया गया है। उस समय वजह बताई गई थी कि इस चैनल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। चैनल बैन की खबर के बाद भारत सरकार ने कनाडा की आलोचना की थी, पर अब इस मामले में एकदम नई अपडेट आई है। क्या है नई अपडेट? कनाडा सरकार ने इस मामले में सफाई जारी की है। कहा कि ऑस्ट्रेलिया टुडे को कनाडा में कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया। मेटा ने पहले से ही अपने प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर न्यूज़ कंटेंट शेयर करने पर रोक लगाई हुई है। मेटा की ये रोक हर न्यूज़ चैनल के लिए है। ऑस्ट्रेलिया टुडे चैनल ने भी कनाडा सरकार के बयान को स्वीकार किया है। दूसरी सुर्खी जॉर्जिया से है। 26 अक्टूबर को यहाँ संसदीय चुनाव करवाए गए थे। इसमें सत्ताधारी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी जीडी को बहुमत मिला था, लेकिन विपक्ष ने चुनाव में धांधली की बात कही थी। तब से वहां प्रोटेस्ट चल रहे थे। विपक्ष चुनाव करवाने की मांग कर रहा था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी जांच करवाने की मांग की थी। अब जॉर्जिया की सरकार ने फिर से चुनाव करवाने का फैसला लिया है। जॉर्जिया की सीमा रूस से लगती है। सत्ताधारी जीडी पार्टी को रूस समर्थक बताया जाता है। रूस ने कहा है कि यह जॉर्जिया का अंदरूनी मुद्दा है। हम दुनियादारी के एक एपिसोड में इस मसले पर विस्तार से बात कर चुके हैं। देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी सीरिया से है। अमेरिका ने कहा है कि उसने सीरिया में ईरान समर्थित समूहों पर हमले किए हैं। ये समूह अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ हमले कर रहे थे, ऐसा दावा अमेरिका का है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि उसने 9 अड्डों को निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका ने अब तक ये नहीं बताया है कि किन समूहों को निशाना बनाया गया है। इस समय सीरिया में लगभग 900 और इराक में लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट को रोकने के लिए तैनात किए गए थे। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ललन टॉप देखते रहिए। गुड नाइट। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।